all are fine and safe, and welcome to this wonderful, amazing platform of SLEDU, that is Smart Learning Education. And this is Dr. Sarika, your biology teacher. So बच्चों, आप लोग enjoy कर रहे हैं हमारे सेशंस को? और अगर enjoy कर रहे हैं तो दूसरों के साथ शेयर भी करिए, है ना? अब आप एंजॉय कर रहे हो तो दूसरों को भी मौका दो, दूसरों के साथ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि आपका कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है स्लेडू के साथ, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि हम लोगों के साथ जुड़े, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोगों को एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सबसे पहले क्या करेंगे, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद जो बेल आइकन है उस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, बट एक प्रीकैप ले लेते हैं कि लास्ट हमने कहां पर इसको छोड़ा था, कहां तक हमने लास्ट सेशन में कवर किया था, राइट। तो प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। हम ऑलरेडी चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, हमने इंट्रो ले लिया है, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, उनके बीच में डिफरेंस किया था। देन हमने मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। उसके बाद प्रीवियस सेशन में जो हमने डिस्कस किया वो हमारा एक रह गया था मोड, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जो था आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो हमने पूरा उसमें डिटेल में उसको स्टडी किया कि दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने किए थे, राइट। और एक होमवर्क भी मैंने आपको दिया था, याद है? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में रूट कटिंग और लीफ कटिंग के एग्जाम्पल्स बताने थे, राइट। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कर दो, एग्जाम्पल्स लिख दो, रूट कटिंग एग्जाम्पल, लीफ कटिंग एग्जाम्पल। मैं वहीं के वहीं देख लूंगी और उसको आपको आंसर कर दूंगी कि किसका सही है और किसका नहीं, राइट। चलो, उसके बाद हमने इंटेक्स क्वेश्चंस भी किए थे उससे रिलेटेड, राइट। तो आज हम इस सेशन में जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, राइट। हमने सेक्सुअल और एसेक्सुअल में डिफरेंस किया है, मालूम है सबको। तो अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था, दैट न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बोथ दी पेरेंट्स। दैट मीन्स यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं एक न्यू स्पीशीज, एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने में। अब इनके गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट। तो मेल गैमीट होगा, देन फीमेल गैमीट होगा। अब मेल गैमीट को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल गैमीट क्या होता है, ओवा, ओवम, दोनों। जब ये आपस में फ्यूज करते हैं तो एक न्यू इंडिविजुअल, एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। अब देखो, स्पर्म कुछ इस तरीके का होता है टेल के साथ, और ये आपका एग हो गया, ठीक है। ये दूसरा, ये गलत कर दिया, इस तरीके से वो आप इसको कर सकते हो, इस तरीके से। तो ये दोनों आपस में जब फ्यूज करते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है और आपको क्या मिलता है, जाइगोट। तो ये सब चीजें हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, बट अभी हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से। अब क्योंकि मैंने लास्ट आपको जो हमारा सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्लावर का डायग्राम इंपॉर्टेंट है ना। सीबीएसई के सैंपल पेपर आप देखोगे तो रेगुलर बेसिस पे वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब बहुत सारे तरीके से आ सकता है, डायरेक्ट डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है, तो उसमें आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है और लेबलिंग करनी है। आपसे डिटेल पूछ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं, तब भी इन दैट केस आपको तब भी डायग्राम बनाना है और उसका एक्सप्लेनेशन देना है। और भी एक दो क्वेश्चंस और है, मैं आपको बताऊंगी जब मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर लूंगी, तो उसके बाद मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट ये मान के चलना कि 95% ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अब आपको चाहे वो 2 मार्क्स में आए, चाहे वो 3 मार्क्स में आए, चाहे वो 5 मार्क्स में आए, लेकिन आपको ये प्रिपेयर करना है। सेकेंडली, क्योंकि मैं आपको डायग्राम बता रही हूं, तो आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ उस डायग्राम को अभी के अभी ड्रॉ करते जाना है, ठीक है। तो चले फिर स्टार्ट करें हम लोग डायग्राम से,
और डायग्राम से ही मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको पूरी चीज़। और ये बहुत सिंपल है, मतलब इतना सिंपल है कि मैं लिखवाने नहीं वाली हूँ आज आपको, और आपको ना खुद ही इसको लिखना है, बस मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ, ऑलमोस्ट हर टॉपिक में मैं आपको लिखवाती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये वाले टॉपिक में ना आप इतना तो खुद से लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, इस बात की गारंटी दे रही हूँ कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी सो दैट आप उसको ईजिली लिख लो, ठीक है। चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डायग्राम से। सबसे पहले आपको पता है कि 2 फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट में, ठीक है। ये तो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दिख रहा है ना, थोड़ा सा बड़ा मैं इसलिए ही बना रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। नाउ यहाँ पे हम इसका नीचे का बना देते हैं पोर्शन। मैं इसलिए आराम से भी ड्रॉ करूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी चीज़ पहले आप ड्रॉ कर सकते हो, तो आपको एग्जाम में ड्रॉ करना वो ईजी हो जाए। फिर हमने यहाँ से इसके सेपल्स निकाल दिए, है ना, लेबलिंग भी करेंगे हम। फिर हमने ये पेटल्स बना दिए। आप किसी भी तरीके से पेटल्स बना सकते हो, मैं एक सिंपल वे में जो मुझे लगता है आप बहुत इजीली बना लोगे वो। तो दिस इज द आउटलाइन। अब हम क्या बनाएंगे, अब हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाएंगे, है ना। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहते हैं पता है? चलो अभी तो हम सारा कुछ एक्सप्लेन तो करने ही वाले हैं ना, तो बस ठीक है, पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए, तो ये बस हमारा ऑलमोस्ट डन है डायग्राम। देखो थोड़ी सी गलती हो जाए तो प्लीज बेयर इट, है ना, क्योंकि आप तो आराम से कॉपी पे बनाएंगे। ये तो आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है। अब हम स्टार्ट करते हैं लेबल करना। ये क्या है? ये है सेपल्स। ये क्या है? पेटल्स, राइट। दिस इज ये आप पूरा ये लो, ये आपका एंथर होता है, दिस इज फिलामेंट। और क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं? स्टेमन, ठीक है। तो अगर एग्जाम में 1 मार्क में क्वेश्चन आता है नेम दी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, तो आपको एंथर या फिलामेंट नहीं लिखना है क्योंकि वो 2 हो जाएंगे, आपको सीधे सीधे स्टेमन दे देना है, राइट। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। ये है आपका स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड स्टाइल। नाउ ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं ओवरी, ठीक है। अब एक गड़बड़ हो गई, इन तीनों को एक साथ आना चाहिए था, बट एनीवेज मैं आपको बता दे रही हूं कि ये तीनों फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कार्पल और पिस्टल। तो दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, दोनों करेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लेबलिंग। अब क्योंकि ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है ना। यहाँ पे हम इसको बना देते हैं अच्छे से। अभी क्योंकि मुझे इसका एक्सप्लेनेशन देना है आपको, तो फिर इजी हो जाएगा। ये आपकी पोलर न्यूक्लियाई, बच्चा दिख रहा है ना आप लोगों को? थोड़ा सा छोटा हो गया बेटा, लेकिन मुझे लगता है कि क्लियर होगा, आपको पता है कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे ओव्यूल का है। मैं काम करती हूँ, इसका स्ट्रक्चर एक साइड में बड़ा सा भी दिखा देती हूँ कि मैंने सेंटर में क्या बनाया। ये आपका ओवरी है, ठीक है, उसके बीच में ओव्यूल होगा, एक्स होंगे ना, एक्सेल, ये एक्सेल्स आपके, ठीक है। देन सेंटर में उसके पोलर न्यूक्लियाई 2, और यहाँ पे भी आपके सेल्स होते हैं, एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, यहाँ पे ये वाले पोर्शन में, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका फ्लावर का डायग्राम। कितना सिंपल था ना, बस इतना ही सिंपल आपको एग्जाम में बनाना और 3 मार्क्स डन 100%। चलो अब आते हैं कि हम इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे मैं आपको बताती हूँ। देखो, आपको पता है एंथर और फिलामेंट ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो क्या होता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है आपका एंथर, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ कलर ताकि मुझे अब जो भी देना हो आउटलाइन या जो भी एक्सप्लेन करना हो आपको इजी हो।
नाउ एंथर की अगर हम बात करें, विच इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुए, इसने प्रोड्यूस किया, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, है ना। जितने भी एंथस है उनका काम यही होता है कि वो पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं। देन ये है आपका स्टिग्मा, विच इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये थोड़ा सा स्टिकी होता है, तो जो स्टिग्मा है आपका वो स्टिकी सरफेस का होता है। क्या सरफेस होता है? स्टिकी होता है। तो जब पोलन ग्रेन्स यहाँ से यहाँ पर आते हैं, ट्रैवल करते हैं, अब यहाँ पे आपके पोलन ग्रेन्स आ गए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो क्या होता है कि, और ये जो आपकी स्टाइल है ये क्या करती है, ये इन पोलन ग्रेन्स को ट्रैवल करके लेके जाती है ओवरी तक। कैसे? जैसे ही पोलन ग्रेन्स यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हुए, उसके बाद यहाँ पे कुछ केमिकल सिक्रीट करता है, उससे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? पोलन ट्यूब फॉर्म हो जाती है। ये पोलन ट्यूब आपकी बन गई, जो स्टिग्मा से ट्रैवल करती हुई, स्टिग्मा का काम ही यही है कि पोलन ग्रेन्स को ट्रैवल करके ओवरी तक लेके जाना। तो अब यहाँ से ये ओवरी तक ट्रैवल करता है। यहाँ तक क्लियर है? आई होप सबको समझ में आएगा, बहुत सिंपल है। एंथर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसने पोलन ग्रेन प्रोड्यूस किए। देन जब पोलन ग्रेन प्रोड्यूस हो गए, येलो येलो डॉट डॉट, एकदम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। देखा होगा आपने फ्लास्क के अंदर, नहीं भी देखा होगा तो अभी गार्डन में जाके, आजकल कभी भी जाके आप देखना, पोलन ग्रेन्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, एक पॉइंट जितना, है ना, येलो कलर का। तो वो प्रोड्यूस करता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वहां से ट्रांसफर होता है वो पोलन ग्रेन्स आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, जिसको हमने स्टिग्मा कहा है। वो स्टिकी होता है, वहां पे पोलन ग्रेन्स स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, बैठ जाते हैं। देन फिर वो एक केमिकल सिक्रीट करते हैं, जिसकी हेल्प से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और वो पोलन ट्यूब स्टाइल के थ्रू ओवरी तक जाती है। यहां तक क्लियर है? अब ध्यान से सुनो कि कैसे होता है। यहां से एक मेल गैमेट ट्रैवल करता हुआ आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, और एग सेल के साथ फ्यूज कर गया। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। मैं यहाँ पे लिख देती हूं, वन मेल गैमेट, अब वो गैमेट ही है ना, फ्यूज विद एग, फ्यूज विद एग सेल। अब ध्यान रखना, फिर दूसरा ट्रैवल करता हुआ आया, और वो उसने क्या किया, इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ वो फ्यूज कर दिया। अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद, लिख लो, अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। अब ध्यान से समझो, एक मेल गैमेट फ्यूज किया एक सेल के साथ, which leads to the formation of, no, which leads to the process of fertilization। यहां पे जब एक मेल गैमेट ने फ्यूज किया एक सेल के साथ, तो उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्लियर यहां तक? Now this fertilization process leads to the formation of zygote। क्या बनता है? zygote बनता है। क्लियर है? चलिए, तो एक मेल गैमेट ने फ्यूज किया ओवरी से आके ओव्यूल में एग के साथ, और क्या किया, फर्टिलाइजेशन हुआ, जिससे zygote बना। नाउ दूसरा मेल गैमेट है, अदर मेल गैमेट which fuses with polar nuclei and forms endosperm। क्या बनाता है? एंडोस्पर्म। यहां तक क्लियर है? देखो, जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर आए, आफ्टर दे रीच द ओव्यूल, पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन के बाद वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट्स, जो हमारा एग सेल था, है ना, and leads to the fertilization, which further leads to the formation of zygote, and the other male gamete fuses with polar nuclei and eventually form endosperm। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब जाइगोट और एंजियोस्पर्म के बाद क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। ठीक है, आपको फ्लावर का डायग्राम समझ में आ ही गया है, चलो मैं इतना रहने देती हूँ।
ठीक है, चलो अब देखो, लेट मी चेंज दी कलर। एक मेल गैमेट फ्यूज हुआ एक सेल के साथ, ठीक है, एक सेल के साथ विच इज अ फीमेल गैमेट, ठीक है, और एक हुआ मेल गैमेट फ्यूज पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ठीक है, ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ। बहुत ध्यान से समझना, इसको बहुत सिंपल है, समझ में आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व है। अब यहां से हमारा जो रिजल्ट आया वो आया जाइगोट, क्लियर। यहां से जो रिजल्ट आया वो आया एंडोस्पर्म, राइट। नाउ this zygote divides multiple times to form embryo, right? अब एम्ब्रियो बन गया आपका, और यहां पे एंडोस्पर्म क्या करता है? एंडोस्पर्म क्या करता है, जो भी आपका जाइगोट बना, ये आपका जाइगोट है पहला वाला, ठीक है, और एंडोस्पर्म क्या करता है, इस जाइगोट को अपने अंदर रखता है ताकि वो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करा सके, जाइगोट को, एम्ब्रियो को। तो एंडोस्पर्म का काम क्या है? प्रोवाइड्स नरिशमेंट, क्लियर। चलो, तो एंडोस्पर्म प्रोवाइड नरिशमेंट टू दी एम्ब्रियो, इस एम्ब्रियो को वो नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। देन इवेंचुअली द ओव्यूल डेवलप्स इनटू seeds and then finally turns into fruit। तो क्वेश्चन जो मैं आपको बोल रही थी कि इस तरीके से भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि कैसे ओव्यूल डेवलप हुआ सीड में और सीड डेवलप हुआ फ्रूट में। तो अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है तो बच्चा पार्टी आपको पूरा देना है, आपको सिर्फ 2 लाइन में आंसर नहीं बताना है कि एक मेल गैमेट फ्यूज किया एक सेल के साथ जाइगोट बना, दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ एंडोस्पर्म बना, ठीक है, एंडोस्पर्म फिर जाइगोट मल्टीपल डिवाइड होता है, मल्टीपल डिवीजन होता है उसके अंदर और एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, एंड देन एम्ब्रियो इवेंचुअली डेवलप इनटू सीड्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। तो आपको डायग्राम भी देना है 3 मार्क्स में। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब एक चीज और है, एंथर से मैंने आपको बताया कि पॉलन ग्रेन्स ट्रैवल करके जाते हैं किस पे? स्टिग्मा पे, है ना। अभी हम स्टिग्मा और स्टाइल दोबारा से थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। ये हमारा पोर्शन था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये मैं पूरा नहीं ड्रॉ कर रही हूं, अब मैं बस ये वाला पार्ट बता रही हूं। ये अब यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आए, डेवलप हुए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, ये ट्रैवल करके यहाँ गए, ठीक है। अब ये ट्रैवल कैसे होते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बेटा बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, उसी को हम पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब 2 तरीके के पॉलिनेशन होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट। मतलब कि सेम प्लांट में, एक ही प्लांट में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। उसी प्लांट के अंदर एंथर से पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं स्टिग्मा पे, तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। द प्रोसेस of transfer of pollen grains from anther to the stigma of the same plant or anther to the stigma of the different plant of the same species। मतलब सेम प्लांट में अब एक प्लांट के अंदर एक तो फ्लावर होगा नहीं, 2 फ्लावर्स भी हो सकते हैं, है ना, 3 फ्लावर्स भी हो सकते हैं। तो दोनों का मतलब यही है, एक फ्लावर के अंदर एंथर भी है, स्टिग्मा भी है, क्लियर। तो एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर हुआ सेल्फ पॉलिनेशन। एक प्लांट में 2 फ्लावर हैं सेम प्लांट में, तो वहां से भी अगर ट्रांसफर हुआ तो भी वो आपका सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ द वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द अदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज।
क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है कि सेम स्पीशीज में, जब प्लांट की सेम स्पीशीज में ट्रांसफर होगा एक प्लांट का एंथर और दूसरे प्लांट का स्टिग्मा सेम स्पीशीज का, तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। मुझे लगता है मैं डेफिनेशन लिख दूं वरना तुम लोग ना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grains, the process of transfer of pollen grains from anther to stigma, from anther to stigma of the same flower, of the same flower, उस प्रोसेस को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन, यहां पे स्पेस नहीं है, नीचे लिख देती हूं, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन की डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grains, transfer of pollen grains from anther of one plant to the stigma of the other plant of the same species, stigma of other plant of the same species, of the same species, right? दो प्लांट है, सेम स्पीशीज है, उनके बीच में ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। एक प्लांट है, एक प्लांट में दो फ्लावर्स है, या सेम फ्लावर में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन। नाउ इट्स क्लियर टू यू, ठीक है। चलो, अब सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। अब सेल्फ पॉलिनेशन में तो वो आराम से ट्रांसफर हो सकता है, बट क्रॉस पॉलिनेशन में उसको किसी एजेंट की जरूरत होती है। अब वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, सेम स्पीशीज का प्लांट है, कैसे ट्रांसफर होगा? तो बाय यूजिंग एजेंट्स। तो वो एजेंट्स कौन कौन से होते हैं? वो एजेंट्स हैं आपके एयर, वाटर, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाई, कुछ भी हो सकता है ना। अब देखो, सेम प्लांट में ट्रांसफर करने के लिए उसको किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं है, इसलिए जहां सेल्फ पॉलिनेशन होता है वहां जो प्लांट्स होते हैं, जनरली होता है ना कि कुछ प्लांट्स में से खुशबू आती है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, और कुछ फ्लावर्स में से नहीं आती है। तो जो फ्लावर्स ज्यादातर फ्रेग्रेंस देते हैं उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ताकि उनको जब पॉलिनेट करना हो तो वो जो एजेंट है, चाहे वो इंसेक्ट हो, बटरफ्लाई हो, किसी भी एनिमल ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, सेल्फ पॉलिनेशन के केस में जो प्लांट होता है उसमें फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट साथ में मैच्योर होते हैं, बट इन केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन वहां पे जो फ्लावर्स होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जरूरी नहीं है कि वो एक साथ मैच्योर हो, उनकी स्टेजेस, उनका टाइम पीरियड मैच्योर होने का डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों आपके डिफरेंस थे सेल्फ और क्रॉस में, राइट। अब एक चीज और है जो मुझे आपको बतानी है। एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर और एक है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अब दोनों में डिफरेंस देखो। जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उसमें फ्लावर या तो फ्लावर के अंदर स्टेमन होता है या कार्पल होता है। दैट मीन्स the flowers which contain either stamen or carpel, which contain either stamen or carpel means या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल है आपका पपाया, वाटरमेलन, ये सारे जो ये एग्जाम्पल्स जो हैं ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के हैं, ठीक है।
watermelon, sorry, etc. Bisexual flowers कौन से होते हैं? जिसमें in which the flower which contains both the male reproductive part as well as the female reproductive part. That means the flower contains both stamens and carpels. ये definition आप पूरी खुद से लिख लेना, stamens and carpel, जिसमें दोनों होते हैं वो आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं. एग्जाम्पल आपका मस्टर्ड हो गया, राइट, और एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो. तो ये था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. एक बार मैं फ्लावर के डायग्राम पे वापस जाती हूँ और फिर हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं. चलिए, तो ये आपको डायग्राम अब दिख रहा है वापस से. तो एक बार फिर से आ जाते हैं, हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा इसमें. लेबलिंग आपको मालूम है, दिस इज सेपल्स, पेटल्स, देन आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन है जिसमें एंथर और फिलामेंट है, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ठीक है. अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो आपका एंथर है वो प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन्स. तो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस हुए और ट्रांसफर हो गए स्टिग्मा पे, जो कि एक स्टिकी सरफेस जैसा है. वहां पे पॉलन ग्रेन स्टिक हो गए, चिपक गए. कुछ केमिकल सिक्रीट होता है जिससे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है. पॉलन ट्यूब्स के थ्रू जो मेल गैमेट्स है वो ओवरी तक जाते हैं. अब वन मेल गैमेट फ्यूज किया एग के साथ, ये बात एग के साथ, और क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुई विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ zygote. Then zygote divides multiple times to form an embryo and then eventually जो embryo है वो डेवलप हो जाता है सीड्स में और देन फ्रूट्स में, ठीक है. दूसरा जो मेल गैमेट है वो फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई से, ठीक है. पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करने के बाद वो एंडोस्पर्म बनाता है और एंडोस्पर्म का क्या काम होता है, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो, ठीक है. उसके बाद हमने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा कि एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन कैसे जाते हैं, जब ट्रांसफर होते हैं उस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं. दो टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन मींस process of transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower, right? तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन मींस process of transfer of pollen grains from the anther of the one plant to the stigma of the other plant of the same species. तो ये जो वर्ड्स है ना, इनको ध्यान रखना है, ये मिस्टेक नहीं करना है. अब क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. ड्रॉ दी डायग्राम, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. ये पूछ सकते हैं कि कैसे ओव्यूल डेवलप हुआ सीड में एंड देन फ्रूट में, तो भी आपको पूरा लिखना है. उसके अलावा पॉलिनेशन क्या है, डिफाइन पॉलिनेशन या व्हाट इज पॉलिनेशन, व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, एक्सप्लेन एंड डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन. तो ये 4-5 मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए जिनके आंसर यही है. आप, मुझे लगता है कि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स खुद से लिख सकते हो ना, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बहुत सिंपल है. बस आपको सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पॉइंट वाइज देना है. आप पैराग्राफ वाइज बिल्कुल मत लिखिए, आप पॉइंट वाइज लिखिए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. और जिसने डायग्राम साथ में ड्रॉ किया और सिर्फ इतना लिख दिया, सुनो, डायग्राम के साथ सिर्फ ये चीजें लिख दी, तब भी मार्क्स मिल जाएंगे. अब मैंने आपको इतना सब चीजें बता दी, अब तो आपके लिए बहुत इजी हो जाना चाहिए, ठीक है. तो यहाँ पे खत्म होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. अब आपका जो बचा है टॉपिक वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, जिसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं. ऑल्दो जो मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके कोर्स में है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, सिंपल एक इंट्रोडक्शन और कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है, क्योंकि ये फर्दर जो ये टॉपिक है ये पूरे आप 12th में इनको डिटेल में स्टडी करोगे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं है, थोड़ा सा. उससे पहले मैं हेडिंग डाल देती हूँ, ठीक है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, ठीक है. ये हम अब टॉपिक कवर करने वाले हैं इन ह्यूमंस.
अच्छा एक चीज बताओ, जब एक छोटा सा बेबी होता है, जब बेबी बर्थ लेता है, तो क्या आप एकदम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वेदर अ चाइल्ड इज अ बॉय और अ गर्ल? ऐसे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें पता नहीं चलता है कि ये बॉय है या गर्ल है। इवन थोड़े से और भी बड़े हो जाते हैं तो मैंने कई बार देखा है कि जो लड़के होते हैं, मम्मी लोग क्या करती हैं, लड़कों की चोटी बना देती है और लड़कियों के बॉय कट करा देती है, तब भी आप नहीं पता लगा सकते कि वेदर दिस चाइल्ड इज अ बॉय और अ गर्ल। ऐसा होता है ना? तो कब आपको पता चलता है या कब देख के आप बता सकते हो कि ये बॉय है और ये गर्ल है? तो वो कैसे होता है? क्योंकि वो टाइम के बाद, एक टाइम के बाद कुछ चेंजेस आने लगते हैं हमारी बॉडी के अंदर। उससे क्या होता है कि आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये बॉय है और ये गर्ल है। तो सबसे पहले इस टॉपिक पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम चेंजेस पढ़ने वाले हैं। और जनरली ये चेंजेस कब आते हैं? ये चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो पहला जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट इज चेंजेस that take place in boys during puberty। कि लड़कों में क्या चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे और लड़कियों में क्या आते हैं। बेसिकली जब आपकी एडोलसेंट एज आ जाती है ना, मतलब वो एज जिसमें ना आप बच्चे रहते हो और ना ही आपको एडल्ट कहा जा सकता है, जो हम कहते हैं टीनेजर्स, है ना, वो वाली जो एज होती है वो आपकी एडोलसेंट एज होती है, जो आपकी प्यूबर्टी के टाइम पर होती है। ठीक है, तो वहां पर जो जो चेंजेस आते हैं वो आप स्टडी करोगे। ठीक है, Now the changes that take place in boys during puberty। अब आपने देखा है कि लड़कों में क्या होता है कि बियर्ड आने लगती है, आर्म पिट्स पे, प्यूबिक रीजन पे, और भी बहुत सारी जगह पे आपके हेयर्स की ग्रोथ होने लगती है, राइट। अगर हम वॉइस की बात करें तो लड़कों की वॉइस डीपन हो जाती है ना, और आपके बॉयज के शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं। देन और क्या चेंजेस आप अपने में देखते हो, जो भी चेंजेस आप देखते हो ना वही चीजें आपको इस पे लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ पॉइंट वाइज। पहला, हेयर ग्रोथ। अब हेयर ग्रोथ आपकी फेस पे भी आती है ना, जिसमें आपकी बियर्ड आ जाती है, और आर्म पिट्स पर हेयर ग्रोथ होती है, चेस्ट पर हेयर ग्रोथ होती है, प्यूबिक रीजन पर होती है। तो ये सारे यहाँ पर आपके हेयर ग्रोथ होती है। एज कंपेयर टू गर्ल्स, लड़कियों के देखा है जो फेशियल ग्रोथ होती है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू बॉयज। बॉयज की बहुत ज्यादा होती है, उनकी बियर्ड आती है, लेकिन लड़कियों की बहुत कम, लेस होती है एकदम। दूसरा चेंज जो होता है वो होता है वॉइस में, वॉइस डीपन। और लड़कियों की जो पिच होती है वो बहुत तीखी हो जाती है ना, आवाज उनकी बहुत तेज होती है, तीखी होती है। देन नेक्स्ट है आपका बॉडी बिकम्स मस्क्यूलर। लड़कों की जनरली मसल्स जो है वो ज्यादा डेवलप कर जाती हैं, बॉडी बिकम्स मस्क्यूलर। तो आप लिख सकते हो ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ मसल्स। और जो चेंजेस आते हैं वो आते हैं रैपिड इंक्रीज इन हाइट। हाइट की अगर हम बात करें तो लड़कियों की हाइट भी बढ़ती है, बट जो रैपिड इंक्रीज होता है वो जनरली बॉयज में देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद और क्या लिख सकते हो, चेस्ट एंड शोल्डर ब्रॉडन। चेस्ट एंड शोल्डर ब्रॉडन, आप लोगों के चेस्ट होते हैं ना, लड़कों के चेस्ट ब्रॉड हो जाते हैं, शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं। देन और आप लिख सकते हो टेस्टिस इंक्रीज इन हाइट टू मेक स्पर्म्स। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस हैं जो प्यूबर्टी के टाइम पर बॉयज के अंदर होते हैं। हाइट स्टार्ट्स टू मेक स्पर्म्स। क्लियर है? तो ये कुछ चेंजेस हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, बट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या क्या चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी। अब हम पढ़ते हैं चेंजेस दैट टेक प्लेस इन गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी, राइट। तो अभी हम पढ़ेंगे, हेडिंग डालें। हेडिंग है हमारी चेंजेस दैट टेक प्लेस इन गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी।
प्यूबर्टी का मतलब ये भी होता है जब आपकी जो एज होती है, जब आप रिप्रोडक्शन वाली एज में आ जाते हो तो उस स्टेज को भी प्यूबर्टी कहते हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्लियर है चाइल्ड, एडोलसेंट एज और एडल्ट तीनों में जो डिफरेंस है वो आपको पता है। ठीक है, तो लड़कियों में क्या क्या चेंज आता है ऑल्दो मैं बता चुकी हूँ साथ साथ, बट फिर भी हम लिख लेते हैं। लड़कियों में ब्रेस्ट डेवलप हो जाती है, ब्रेस्ट डेवलप एंड एनलार्ज। दूसरा आप चेंज लिख सकते हो, ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग एग्स, ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग एग्स जिसको हम ओवा भी बोलते हैं। थर्ड, मेंस्ट्रुएशन बिगिन, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते हैं लड़कियों में, राइट। फोर्थ, हिप्स ब्रॉडर हो जाती हैं। देन और आप एक लिख सकते हो, हेयर ग्रोथ, हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन, राइट। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो गर्ल्स में होते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो अब आपको चेंजेस पता है। वॉइस का भी आप लिख सकते हो, शार्पन हो जाती है एज कंपेयर टू बॉयज, बॉयज की वॉइस डीपन होती है। तो ये सारे चेंजेस आप 4-5 पॉइंट्स हैं जो आपको मेंशन करने हैं अगर एग्जाम में आते हैं। मैं आपको पॉइंट्स वाइज इसलिए बार बार लिखवाती हूँ क्योंकि वो लिखना ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू पूरी आप स्टोरी लिख रहे हो, आप पैराग्राफ लिख रहे हो, वो टीचर के लिए भी पढ़ना डिफिकल्ट है और वो उसमें भी आप पता नहीं क्या क्या लिखोगे। इट्स बेटर कि आप हर क्वेश्चन के आंसर में कोशिश करो कि आप पॉइंट वाइज सब चीजें दो। ठीक है, तो यहाँ पे काम करते हैं। आज का सेशन हम यहीं पर इतना ही पढ़ाते हैं, फिर हम कल फिर मिलेंगे और कल जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स में, जिसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ में एक और इसके बाद एक जो टॉपिक बचता है आपका छोटा सा, वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ऑल्दो आपके सिलेबस में रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है, उसमें सिर्फ इतना ही है कि आपको बर्थ कंट्रोल के मेथड्स पढ़ने हैं और कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये सारी चीजें आप डिटेल में स्टडी करने वाले हो 12th में। ठीक है, तो अगर हमारा साथ रहा तो 12th में भी मिलेंगे, है ना। चलो अभी 10th की बात करते हैं। तो 10th में आपका इतना ही है, स्मॉल टॉपिक है, कुछ टॉपिक्स के सिर्फ इंट्रोडक्शन है जो आप फर्दर हायर क्लासेस में उसको डिटेल में पूरा एक चैप्टर उस टॉपिक पर स्टडी करने वाले हो। चलिए तो फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पर, बट टिल देन कीप रिवाइजिंग, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू, बाय बाय।